बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूक्रेन और रशिया के दरमियान कशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है और पुतिन ने रशियन फौजियों को यूक्रेन के इलाके में दाखिल होने का हुक्म दे दिया। तो यूक्रेन की सिक्योरिटी काउंसिल ने मुल्क में हंगामी हालत के नफाज के मंसूबे की मंजूरी दे दी है और साथ ही यूक्रेनियन वज़ीर ख़ारजा ने यह भी मुतालबा कर दिया कि मगरबी ममालिक यूक्रेन को रशिया के ख़िलाफ़ असले की तरसील मज़ीद तेज़ कर दें। अब हालात की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र यूक्रेन ने रशिया में रहने वाले अपने शहरियों को कहा है कि वो फौरी तौर पर वहाँ से निकल जाएं और अपने शहरियों को पैगाम दिया है कि वो रशिया ना जाएं। यूक्रेन के इर्द गिर्द अगर सूरत हाल की बात की जाए तो इसकी सरहद पर जमा रूसी फ़ौजें टैंक्स, तोपखाने, हवाई जहाज़ों से लैस हैं और उन्हें बहरिया की मदद भी हासिल है। यूँ यूक्रेन के गिर्द जमा फ़ौजियों की तादाद के अंदाज़ों में यूक्रेनी सरहद बेलारूस और मकबूजा क्रीमिया में मौजूद फ़ौजियों के अलावा नेशनल गार्ड्स, मुल्की गार्ड्स और मशरकी यूक्रेन में रशियन हमायत याफ्ता बागी भी शामिल हैं। अब इस हवाले से बरतानिया के वज़ीर दिफा कह चुके हैं कि रशिया की कुल अफवाज का 60% हिस्सा यूक्रेन की सरहद और बेलारूस में मौजूद है और यूक्रेन के वज़ीर दिफा ने इन फ़ौजियों की तादाद 1,50,000 बताई है। आपको याद हो तो गुज़िश्ता हफ्ते रशिया की वज़ारत दिफा ने कहा कि इसके कुछ अफवाज ने जनूबी और मगरबी फ़ौजी अजला में अपनी मशक़ें मुकम्मल कर ली, अब वो बैरक्स में वापस जा रहे हैं, लेकिन नेटो ने कहा कि इसने ऐसा कोई सबूत नहीं देखा। इस सैटेलाइट की तस्वीर से तो ज़ाहिर होता है कि यूक्रेन की सरहद के करीब यूनिट अब छोटे ग्रुप से बट रहे हैं और इनमें कुछ सरहद के करीब जंगलों में दरख्तों के पीछे छुपे हुए हैं। साथ ही रशियन अफवाज को ऐसी तमाम सहूलियात मुहैया कर दी गई हैं जो हमले के लिए ज़रूरी होती हैं। इन सहूलियात में फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, कीचड़ हटाने वाला साजो सामान, ही सारा कुछ शामिल है। फिर रशिया ने अलेक्जेंडर मिसाइल रॉकेट लॉन्चर और स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस और एयर डिफेंस के निज़ाम को भी तैनात कर दिया और इसके अलावा रशिया पूरी दुनिया में बहरे ओकियानूस से लेकर बैरुल काहिल तक बहरी मशकों में मसरूफ़ है और इन मशकों में इसकी बहरिया की 40 जंगी मुआविन जहाज़ हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ तैयारी और 10,000 फ़ौजी भी शामिल हैं। जो रशियन जंगी जहाज़ चैनल से गुजरा था वो भी ब्लैक सी और सी ऑफ अजू में मौजूद है। ये जहाज़ टैंक्स और आर्मर्ड गाड़ियों को मैदान जंग तक पहुँचाने की सलाहियत रखता है। ब्लैक सी में मौजूद 9 जंगी जहाज़ क्रूज़ मिसाइल से लेस है और इनके 4 बहरी जहाज़ जो क्रूज़ मिसाइल से लेस है वो कैस्पियन सी में मौजूद है। इस तैयारी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रशिया ने पानी और खुश्की में हमला करने वाले जहाज़ों को क्रीमिया के करीब के मशरक़ और मगरब में तैयार कर रखा है। यूँ रशिया यूक्रेन पर मशरक़, शुमाल और जनूब से चढ़ाई करते हुए पूरे मुल्क अपने कब्ज़े में ले सकता है, मगर कई फ़ौजी माहिरीन समझते हैं कि यूक्रेन पर बड़े हमले और इसके बाद इसे मुकम्मल या कुछ हिस्सों पर कब्ज़ा बरकरार रखने के लिए रशिया को इससे ज़्यादा फ़ौजियों की ज़रूरत होगी जो इसने इस वक्त जमा भी कर रखी है, क्योंकि यूक्रेन ने भी अपनी फ़ौज बना ली और इसके अलावा रशिया को अवाम की तरफ से भी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है। और इस हवाले से अमेरिकन फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मिली का कहना है कि रशियन आर्मी की तादाद के पेश नज़र सूरत हाल इंतहाई हौलनाक रुख इख्तियार कर सकती है और शहरी इलाकों की गली कूचों में लड़ाई हो सकती है। फिर मगरबी ममालिक ने यह वाज़ेह कर दिया कि इनका लड़ाका दस्तों को यूक्रेन भेजने का कोई इरादा नहीं और रशिया की कार्रवाई के खिलाफ सिर्फ इक़्तिसादी पाबंदियों का ही सहारा लिया जाएगा। नेटो कंट्रीज़ ने तो यूक्रेन को मदद यकीन दिलाया, लेकिन वो सिर्फ फ़ौजी मुशीर, हथियार और फ़ौजी हस्पताल तक ही महदूद है। इस वक्त 5,000 फ़ौजी बाल्कन स्टेट्स में और पोलैंड में तैनात हैं और 4,000 मज़ीद फ़ौजियों को रोमेनिया, बल्गेरिया, हंगरी और स्लोवेकिया भेजे जाने का इम्कान भी है। रशिया के रहनुमाओं के पास दूसरे मुमकिन इक़दाम में गालिबन यूक्रेन की फ़िज़ाओं में परवाज़ों पर पाबंदी, बंदरगाहों का मुहासरा और जौहरी हथियारों को हमसाया मुल्क बेलारूस में तैनात भी किया जा सकता है। रशिया यूक्रेन पर साइबर हमले भी कर सकता है। यूक्रेन की हुकूमत की वेबसाइट जनवरी में बैठ गई थी और फरवरी के वक्त में यूक्रेन के 2 सबसे बड़े बैंक जो थे वो भी हमलों की जद में आए थे। और पाबंदियों की बात की जाए तो इस हवाले से मगरबी ममालिक का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आना शुरू हो गया। अमरीका, यूरोप में दीगर इत्तेहादियों ने पहले मरहले में रशिया पर पाबंदियाँ आय शुरू कर दी हैं। सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस सिलसिले में ये है कि जर्मनी ने रशिया के साथ गैस पाइपलाइन का मुआहदा मनसूख कर दिया। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि मालियाती मंडियों में रशिया की रसाई को महदूद कर देगा। फिर एक बयान में ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम शराकतदारों से मिलकर रूस के खिलाफ खड़े होंगे। पाबंदियों में कुछ रूसी अफराद पर पाबंदियाँ आयद की जाएंगी, इसके साथ साथ रशिया पर सफरी और मालियाती पाबंदियाँ भी लग सकती है। जबकि जापान ने भी रशिया पर पाबंदियाँ आयद करने का ऐलान करते हुए कहा कि रशिया बॉन्ड्स के इजरा पर पाबंदी और बाज़ रूसी अफराद के एहसासों को मुंजमद किया जाएगा। तो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस
نے رشیا کے حالیہ اقدامات کو یوکرین کی سالمیت و خود مختاری کے خلاف قرار دیا۔ اب پھر رشیا پہ مالی پابندیوں کا اعلان کرتے ہوئے پریزیڈنٹ بائیڈن کا کہنا ہے کہ اب مغرب ممالک کی جانب سے رشیا میں سرمایہ کاری نہیں کی جائے گی، اور 2 رشین بینک ویب اور رشین ملٹری بینک پر تجارتی پابندیاں لگانے کا بھی اعلان کیا، جبکہ امریکہ کی جانب سے اہم رشین شخصیات اور خاندانوں کے اثاثوں پہ بھی پابندیاں متوقع کی ہیں۔ پھر امریکن پریزیڈنٹ کا کہنا ہے کہ پابندیاں رشیا کے یوکرین پہ حملے کی شروعات میں ہیں۔ رشیا سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن امریکہ اور اس کے اتحادی نیٹو یوکرین کی حدود کے ہر انچ کا دفاع کریں گے۔ جو بائیڈن کا یہ بھی کہنا تھا کہ یوکرین کا ایک بڑا حصہ الگ کرنے کا اعلان رشین حملے کا آغاز ہے، اس لیے یوکرین کو دفاعی ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھیں گے۔ ساتھ ہی بائیڈن نے دھمکی دی ہے کہ اگر رشیا نے یوکرین کے خلاف مزید اقدامات کیے تو امریکہ روس پہ پابندیاں بڑھاتا رہے گا، یعنی ان پابندیوں سے رشین معیشت کو عالمی مالیاتی نظام سے الگ کیا جائے گا۔ اب پابندیوں کا انتہائی قدم رشیا کے بینکنگ نظام کو بین الاقوامی سوئفٹ ادائیگی کے نظام سے منقطع کرنا ہو سکتا ہے، لیکن اس سے امریکن اور یورپین معیشتوں پر منفی اثر پڑے گا۔ دوسری جانب رشین صدر پوٹن نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ رشیا ابھی بھی مغربی ممالک کے ساتھ سفارتی حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن رشین شہریوں کے تحفظ پہ کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔ اس تمام بحران نے بھارت کو بھی کشمکش میں ڈال دیا۔ تاریخی طور پر انڈیا یوکرین کے معاملے میں ہمیشہ رشیا کے ساتھ ہی رہا ہے، لیکن 2014 کے مقابلے میں اب حالات بہت مختلف ہیں، کیونکہ لداخ والے معاملے کو ذہن میں رکھیں تو انڈیا کو چائنا کے مقابلے میں نہ صرف رشیا کی بلکہ امریکہ اور یورپ کی بھی ضرورت ہے، لیکن رشیا اور مغرب کے دیگر ممالک اس وقت یوکرین کے معاملے پر آمنے سامنے ہیں۔ ایسی صورتحال میں انڈیا کسی فریق کی حمایت کر سکتا ہے، نہ ہی خاموش تماشائی بنا رہ سکتا ہے، کیونکہ ایک جانب بھارت کے معاشی مفادات ہیں اور دوسری جانب فوجی معاملات میں رشیا پہ انحصار ہے۔ پھر انڈیا اور امریکہ کے تعلقات 2014 کے مقابلے میں مضبوط ہوئے ہیں، اب وہ امریکہ کا ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ اسی دہلی پر پہلے سے بھی زیادہ دباؤ ہے، اس لیے روس یوکرین کا تنازع جیسے جیسے مزید بڑھے گا تو یہ انڈیا کے لیے بہت ہی عجیب سی صورتحال ہو جائے گی۔ اس وقت بھارت کسی کے حق میں بھی کوئی ایسا بیان نہیں دے رہا جس سے اس کی غیر جانبداری ثابت ہو۔ انڈیا کوڈ اتحاد کا واحد ملک ہے جو رشین جارحیت کو نظر انداز کر رہا ہے۔ دوسری جانب رشیا پہ مغربی پابندیوں کا انڈیا کے فوجی معاہدوں پہ سخت اثر ہوگا۔ یاد رکھیں امریکہ نے اب تک رشیا سے S-400 میزائل خریدنے پر انڈیا پر اپنے کاسٹا قانون کے تحت پابندیاں عائد نہیں کی ہیں۔ دراصل رشیا کے یوکرین کے 2 خطوں کو آزاد ریاستیں تسلیم کرنے کے بعد اب اس کا اگلا قدم یورپ کے پورے سیکیورٹی ڈھانچے کو خطرے میں بھی ڈال سکتا ہے۔ بہت اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اگلے 48 گھنٹے اس سلسلے میں بہت ہی اہم ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔